हेलो और वेलकम। आज की इस डिस्कशन में हम C++ यानी C++ के कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिकोड करने वाले हैं जो बज़ाहिर पेचीदा लगते हैं और अक्सर प्रोग्रामर्स का सर चकरा देते हैं, ख़ास तौर पे जब बात आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो चलें, बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये फीचर्स रोज़मर्रा की प्रोग्रामिंग के उलझे हुए मसाइल को कैसे चुटकियों में हल करते हैं। तो आज का रोड मैप कुछ यूं है। सबसे पहले ओओपी का एक क्विक रिकैप, फिर वो जादुई दिस पॉइंटर जिसके गिर्द काफ़ी मुअम्मा रहता है, इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन का फ़र्क, हेडर फाइल्स का कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस और आखिर में फाइनल थॉट्स। सेक्शन 1 ओओपी फाउंडेशंस और रिकैप। देखें, एक बहुत ही अहम उसूल हमेशा याद रखें। जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनता है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर खामोशी से अपना काम करके बिट वाइज कॉपी बना देता है, लेकिन असल गड़बड़ तब होती है जब डायनेमिक मेमोरी का इस्तेमाल आ जाए। एक बेसिक रूल ऑफ थंब है, अगर कंस्ट्रक्टर में डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की गई है तो भाई डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद से लिखना लाजमी है, वरना डैंगलिंग पॉइंटर्स जैसे खतरनाक बग्स किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैश कर सकते हैं। और हाँ, डिस्ट्रक्टर के जरिए उस मेमोरी को वापस हीप में क्लीन अप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द मैजिक दिस पॉइंटर। अब यहाँ मेमोरी का एक बड़ा दिलचस्प मुअम्मा है। जब एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो हर एक के डेटा के लिए अलग मेमोरी मुख्तस होती है, लेकिन उनके फंक्शंस के कोड की कॉपी सिर्फ एक ही होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि उसे किस ऑब्जेक्ट पर एक्शन लेना है। फर्ज करें स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 दोनों ने एक ही फंक्शन सेट नेम कॉल कर लिया। अब इस बेचारे वाहिद फंक्शन को कैसे मालूम होगा कि नाम किसका अपडेट करना है? मशीन के लिए तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। तो कंपाइलर इस कंफ्यूजन को कैसे हैंडल करता है? वो बैकग्राउंड में खामोशी से एक हिडन पैरामीटर पास करता है जिसे हम दिस पॉइंटर कहते हैं। ये पॉइंटर एग्जैक्टली उसी करंट ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर रहा होता है जिसने फंक्शन को कॉल किया हो। लेकिन इसकी असल सुपर पावर क्या है? जब फंक्शन के एंड पर हम रिटर्न स्टार दिस लिखकर उसे डी रेफरेंस करते हैं तो ये पूरे का पूरा असल ऑब्जेक्ट ही वापस कर देता है। इस एक छोटी सी ट्रिक की वजह से कैस्केडिंग पॉसिबल हो जाती है, यानी एक ही लाइन के अंदर लगातार फंक्शन कॉल्स, जैसे स्टूडेंट डॉट सेट नेम और फिर फौरन बाद डॉट सेट रोल नंबर। है ना जबरदस्त? सेक्शन 3 इंटरफेस वर्सेस हिडन इम्प्लीमेंटेशन। किसी भी अच्छे और स्केलेबल सॉफ्टवेयर के लिए इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन को अलग रखना एक लाइफ सेवर साबित होता है। ज़रा गाड़ी की मिसाल लें। ड्राइविंग करते वक्त सिर्फ इग्निशन में चाबी घुमानी होती है, राइट? ये उसका पब्लिक इंटरफेस है। अब गाड़ी के अंदर इंजन कैसे काम कर रहा है, पेट्रोल कैसे बर्न हो रहा है, ये सब हिडन इम्प्लीमेंटेशन है जिससे ड्राइवर का कोई लेना देना नहीं होता। प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है। क्लास का पब्लिक फंक्शन उसका इंटरफेस है, जबकि पेचीदा अंदरूनी लॉजिक मुकम्मल तौर पर प्राइवेट रखी जाती है। इसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास से समझते हैं। फर्ज करें पहले इसकी बेस x और y वेरिएबल्स पर थी। अगर बाद में कोई प्रोग्रामर इसकी अंदरूनी मैथमेटिक्स को फेजर फॉर्म यानी रेडियस और एंगल पर शिफ्ट कर दे तो मजे की बात यह है कि पब्लिक इंटरफेस बिल्कुल चेंज नहीं होता। अंदरूनी कॉम्प्लेक्स रियाजी पूरी तरह बदल गई, लेकिन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले एंड यूजर को अपने कोड में एक लाइन की भी तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी। ये है इम्प्लीमेंटेशन को छुपाने का असल प्रैक्टिकल फायदा। सेक्शन 4 C++ हेडर फाइल्स। अब C++ इस अलैदगी को फिजिकली कैसे मैनेज करती है? जाहिरी बात है, फाइलों की मदद से। एक होती हैं .h यानी हेडर फाइल्स, जहां सिर्फ क्लास की डेफिनेशन और पब्लिक इंटरफेस मुहैया किया जाता है, और दूसरी तरफ होती हैं .cpp फाइल्स, जहां सारी डिटेल्ड लॉजिक और मेंबर फंक्शंस छुपे होते हैं। इसीलिए जब हम IO स्ट्रीम जैसी कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो सिर्फ उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड किया जाता है। किसी को लंबा चौड़ा सोर्स कोड देखने या कंपाइल करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। और यही वो तरीका है जो लाइब्रेरी राइटिंग को इतना पावरफुल बनाता है। सेक्शन 5 कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस। देखें, कोडिंग करते वक्त ह्यूमन एरर यानी इंसानी गलती होना बहुत नॉर्मल सी बात है। फर्ज करें इक्वालिटी चेक करते हुए डबल इक्वल की जगह गलती से सिंगल इक्वल टाइप हो गया, तो क्या होगा? वो तो खामोशी से ऑब्जेक्ट की वैल्यू ही बदल देगा। एक छोटा सा टाइपो और पूरा सिस्टम क्रैश कर सकता है। इस तबाही से बचने के लिए कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस मैदान में आते हैं। पैरामीटर्स के फौरन बाद कॉन्स लिख देने से ऑब्जेक्ट की स्टेट स्ट्रिक्टली रीड ओनली हो जाती है।
फिर अगर गलती से कोई असाइनमेंट हो भी जाए तो कंपाइलर वहीं एक एरर देकर प्रोग्राम को रोक देगा। और हाँ, इस सीन में जो हमारा दिस पॉइंटर था ना, वो भी एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाला कांस्टेंट पॉइंटर बन जाता है। ये कोड की हिफाजत का एक बिल्कुल अनब्रेकेबल सेफ्टी नेट है। आखिरी सेक्शन, कंक्लूजन और फाइनल थॉट्स। तो आज की इस डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। हमने मेमोरी की बेसिक्स, जादुई डिस पॉइंटर, इंटरफेस हाइडिंग और कांस्टेंट फंक्शंस की ज़बरदस्त सिक्योरिटी को डीकोड किया। लेकिन जाने से पहले एक सोचने वाली बात, इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन से इतनी सख्ती और खूबसूरती से अलग रखने का ये कॉन्सेप्ट आजकल के बहुत बड़े और पेचीदा सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की तामीर के अंदाज को किस हद तक बदल रहा है? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो मज़ीद रिसर्च करने और गौर करने पर मजबूर करता है। सीखने का ये सफ़र जारी रखें।